हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेवी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बैंक प्रमोशन एग्ज़ाम में एक स्कीम पढ़ेंगे जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्लान। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स जो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का पार्ट है। तो हम पढ़ेंगे PMEGP, जिसे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम भी कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करेंगे। इंपॉर्टेंट स्कीम है, पूछा जाता है, और इसके दो वेरिएंट हैं। एक PMEGP है, इसका 2.0 भी आया था। तो पहले PMEGP के बारे में इस लेक्चर में देख लेते हैं। तो दिस स्कीम स्टार्टेड इन अगस्त 2008 बाई मर्जिंग टू स्कीम्स। तो ये स्कीम जो है 2008 में स्टार्ट की गई थी फ्रेंड, और इसको मतलब स्टार्ट करने के पहले जो है दो स्कीम को इसमें मर्ज कर दिया गया था। PMRY प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना को, और REGP रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो इन दो स्कीम को मर्ज करके जो है PMEGPY है ना, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है लाया गया था अगस्त 2008 में। तो अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स, उसमें यही पूछा था है कि PMEGPY स्कीम जो है किन दो स्कीम को मर्ज करके बनाई गई है। तो ध्यान रखिएगा, PMRY प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना और REGP रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इन दो प्रोग्राम को आपस में मिला करके इसे बनाया गया था। इस योजना का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है फ्रेंड? तो इसका उद्देश्य है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मतलब लोगों को नौकरी देना एक तरीके से कह लीजिए, या फिर जो है लोगों को नौकरी के अवसर देना एक तरीके से कह लीजिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है रूरल और अर्बन एरिया दोनों जगहों पर, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ठीक है, हर जगह यानी ग्रामीण क्षेत्र में भी, शहरी क्षेत्रों में नौकरी के उद्यम के अवसर उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। कौन सी मिनिस्ट्री इस स्कीम को देखती है? तो इस स्कीम को MSME इंडस्ट्री देखती है फ्रेंड। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो इंडस्ट्री होती है वही देखती है। इसकी नोडल एजेंसी कौन है अगर कहा जाए, PMEGPY की नोडल एजेंसी कौन इंप्लीमेंट करता है? तो दिस स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय KVIC, खादी एवं विलेज इंडस्ट्री कमेटी जो होती है, खादी एवं विलेज इंडस्ट्री कमेटी जो होती है वो इसकी नोडल एजेंसी, वही इसे इंप्लीमेंट करती है। किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? तो MSME मिनिस्ट्री के तहत आता है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो लोन का मैक्सिमम अमाउंट जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कितने मैक्सिमम अमाउंट का लोन दिया सकता है ऐसा नहीं होता है। इसमें प्रोजेक्ट की कास्ट होती है मैक्सिमम। तो किसी भी प्रोजेक्ट की मैक्सिमम कॉस्ट कितनी हो सकती है? तो अगर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की यूनिट है तो 25 लाख रुपए हो सकती है कॉस्ट, और अगर सर्विस सेक्टर की यूनिट है तो उसकी कॉस्ट मैक्सिमम 10 लाख रुपए की हो सकती है। कहने मतलब ये हुआ कि अगर मान लो आप PMEGPY प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन योजना के तहत जो है लोन लेने जाना चाहते हो, और आप मैन्युफैक्चरिंग कोई यूनिट लगाना चाहते हो, तो आपकी जो प्रोजेक्ट की पूरी कॉस्ट होनी चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाख रुपए होनी चाहिए, तभी बैंक आपको लोन सैंक्शन करेगा। क्लियर हो जाती है बात? और अगर आप कोई सर्विस सेक्टर की इंडस्ट्री लगा रहे हो तो आपकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपए होनी चाहिए, तभी बैंक आपको लोन सैंक्शन करता है, या तभी आप एलिजिबल होते हैं। अब मार्जिन कितना लगेगा? तो ध्यान रखिएगा, मार्जिन का मतलब क्या होता है? बेनिफिशियरी का कंट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट में कितना है, मैंने आपको पहले भी बताया था। देखिए, मार्जिन क्या होता है, जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए का लोन है, और अगर आपसे बैंक ये कह दे कि हमें 10% मार्जिन चाहिए, तो इसका मतलब हुआ कि 1 लाख रुपए में से 10% यानी 10,000 रुपए आपको खुद अरेंज करने हैं, और बाकी का 90,000 रुपए बैंक सैंक्शन करता है। तो ये जो 10,000 रुपए आपने खुद अरेंज किया वही फ्रेंड्स मार्जिन कहलाता है। क्लियर हो गया? यानी कि आपको खुद कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा कुछ पैसा। तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए या बारोअर के लिए या बेनिफिशियरी के लिए 10% है मार्जिन, और स्पेशल कैटेगरी के लिए 5% होता है फ्रेंड। ध्यान रखिएगा, जनरल कैटेगरी के लिए मार्जिन कितना है PMEGP में? 10%। क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं, इनमें से सारे जितने भी पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन घुमा करके पूछ लिया जाता है, और इंपॉर्टेंट स्कीम है। 2008 की स्कीम है, उसके बावजूद भी आप सोचिए कि इतना हार्ड टॉपिक है कि हर जगह पूछा ही जाता है इसके बारे में। जनरल कैटेगरी के लिए मार्जिन 10% है, स्पेशल कैटेगरी के लिए 5% है। अब स्पेशल कैटेगरी में हम किसको लेंगे? SC ST कैंडिडेट जो होंगे, वुमेन बेनिफिशियरी जो होंगे, हिल एरिया के लोग हो गए, या नॉर्थ ईस्ट जो एरियाज हैं वहाँ के लोगों के लिए 5% जो है मार्जिन इकट्ठा करना पड़ता है। यानी 5% पैसा उन्हें, 5% जो है जो लोन है उसका 5% उन्हें खुद अरेंज करना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नोटिस रखिएगा कि जो ट्रांसजेंडर होते हैं फ्रेंड्स वो स्पेशल कैटेगरी में नहीं ट्रीट किए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि इसका क्लेरिफिकेशन जो है खुद PMEGP स्कीम में आया था कि ट्रांसजेंडर जो है जनरल कैटेगरी में ट्रीट किए जाएंगे, तो उनको मार्जिन कितना चाहिए होगा? 10% ही मार्जिन चाहिए होगा, या जनरल कैटेगरी के लिए जो भी सुविधाएं हैं वही ट्रांसजेंडर को मिलती हैं। ध्यान रखिएगा, ओके। यानी कि जैसे कंफ्यूजन हो जाती है ना कि अगर आपसे ट्रांसजेंडर की अगर बात की जाएगी तो आपको लगेगा कि ये स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं, लेकिन इस स्कीम में ट्रांसजेंडर को स्पेशल कैटेगरी में नहीं रखा गया है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो अगर ट्रांसजेंडर स्पेशल कैटेगरी में नहीं है तो इसका मतलब जनरल कैटेगरी में है,
तो मार्जिन कितना चाहिए, 10% मार्जिन चाहिए होगा ट्रांसजेंडर के लिए। उसके बाद में कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या होती है, जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक कहता है कुछ ना कुछ चीज़ें आप गिरवी रखिए, वही कोलेट्रल होता है फ्रेंड्स। ओके, तो 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए कोई भी कोलेट्रल नहीं मांगा जाता है। ध्यान रखेंगे कि 10 लाख रुपए तक का लोन कोलेट्रल फ्री होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में कितने अमाउंट तक का लोन कोलेट्रल फ्री दिया जा सकता है, तो 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। इसका रीपेमेंट पीरियड नॉर्मली 3 साल से 7 साल के बीच में होता है। मोरेटोरियम पीरियड क्या होता है फ्रेंड, मोरेटोरियम पीरियड वो होता है जैसे आपने एजुकेशन लोन लिया, मैं आपको यही समझाता हूँ हमेशा मोरेटोरियम पीरियड के लिए कि अगर मान लीजिए आपने एजुकेशन लोन लिया और 4 साल के लिए आपने मतलब 4 साल जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं तब तक आप कोई नौकरी नहीं करते, तब तक कोई कमाई नहीं करते, तो बैंक क्या करता है 4 साल तक आपसे कोई पैसा नहीं मांगता है। तो जितने समय तक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं चुकाना है, कोई किस्त नहीं चुकानी है, कोई किस्त नहीं चुकानी होती या ईएमआई नहीं देनी होती है बैंक को, उसी टाइम पीरियड को ही फ्रेंड्स मोरेटोरियम पीरियड कहा जाता है। तो मोरेटोरियम पीरियड क्या होगा इस स्कीम में, जैसा बैंक चाहे, यानी हर एक बैंक के ऊपर है। कोई बैंक हो सकता है 1 साल के लिए आपको मोरेटोरियम पीरियड दे दे, कोई 2 साल के लिए दे दे, कोई 6 महीने के लिए दे दे। तो ये बैंक का अपना खुद का निर्णय होता है, कुछ फिक्स नहीं है। ओके, अब सवाल यह है कि इस स्कीम का फायदा कौन कौन उठा सकता है, यानी एलिजिबिलिटी। तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के लिए कुछ सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एक तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। मोर देन 18 साल है, 18 साल खुद नहीं है, ध्यान रखिएगा, मोर देन 18 ईयर्स है। तो मिनिमम एज 18 साल से अधिक होनी चाहिए। इनकम पर कोई सीलिंग नहीं लगाई गई है कि आपकी साल भर में इनकम 2 लाख होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई सीलिंग नहीं लगाई गई है। इनकम पर कोई सीलिंग नहीं रखी गई है, ध्यान रखिएगा। PMEGPY प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है आपका, उसमें फ्रेंड नए प्रोजेक्ट को ही जो है मतलब इस बेनिफिट मिलता है। इस स्कीम का बेनिफिट नए प्रोजेक्ट को मिलता है, यानी कि मान लीजिए आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो आप पिछले 3-4 साल से चला रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं PMEGP स्कीम से फ़ायदा उठा लूँ, तो आपको नहीं मिलेगा। आपको अगर नई इंडस्ट्री लगा रहे हैं, न्यू प्रोजेक्ट अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो ही प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का बेनिफिट मिलता है। क्लियर हो गई ये बात। तो उम्र जो है 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। इनकम का कोई इशू नहीं है, कितनी भी इनकम हो चलेगा, ठीक है। उसके बाद में नए प्रोजेक्ट के लिए ही जो है इसमें लोन दिया जाता है। एजुकेशन का नॉर्मली कोई क्राइटेरिया नहीं है, नॉर्मली कोई क्राइटेरिया नहीं कि एजुकेशन आपको इतनी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इन्होंने कंडीशन रखी है कि अगर मान लीजिए आप बड़े अमाउंट का लोन लेते हैं तो उस केस में 8वीं पास होना चाहिए। बड़े अमाउंट का मतलब हुआ, अगर मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, तो आपको 8वीं पास होना चाहिए, है ना। अगर आपके प्रोजेक्ट की कास्ट जो है 10 लाख से ज़्यादा है, किस केस में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के केस में, तो आपको 8वीं पास होना चाहिए। और इसी जगह अगर सर्विस इंडस्ट्री आप लगा रहे हैं और आपकी प्रोजेक्ट कास्ट 5 लाख से ज़्यादा है, तो भी आपको 8वीं पास होना चाहिए। बस यही क्राइटेरिया है फ्रेंड्स। ओके, और यह ध्यान रखिएगा कि फैमिली का एक ही मेंबर केवल जो है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का फायदा उठा सकता है। सभी मतलब मेंबर्स नहीं उठा सकते, सिर्फ एक प्रोग्राम मतलब एक व्यक्ति उठा सकता है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होते हैं। अब कई बार ये क्वेश्चन घुमा करके आपसे पूछा जाता है कि PMEGPY का बेनिफिट क्या इंडिविजुअल व्यक्ति को मिलता है, SHG को नहीं मिलता है। तो ध्यान रखिएगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी इसका फायदा मिलता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये हो गई एलिजिबिलिटी, हमने समझ ली। उम्र जो है जो बेनिफिशियरी होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। इनकम पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितनी कम इनकम है कितनी ज़्यादा इनकम है, कोई उसमें इशू नहीं है। ओके, उसके बाद में नए प्रोजेक्ट को ही फाइनेंस किया जाता है। इसमें नए प्रोजेक्ट अगर आप लगाओगे तो ही प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत आपको लोन मिलेगा। एजुकेशन की अगर बात करें तो नॉर्मली कोई एजुकेशन का क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन फिर भी यदि मान लीजिए आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और 10 लाख रुपए से ज़्यादा का प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, तो ये माना जाता है कि कम से कम आप 8वीं पास जरूर रहें। और उसी जगह अगर सर्विस इंडस्ट्री आप लगा रहे हैं और उसकी कॉस्ट आपकी 5 लाख से ज़्यादा है, मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर लोन की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, है ना। 5 लाख से ज़्यादा अगर आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट है तो भी ये माना जाता है कि आप कम से कम 5वीं पास रहें, ताकि अगर आप पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो हो सकता है बिजनेस जल्दी डुबो दें, ऐसा माना जाता है, ठीक है। उसके बाद में फैमिली के क्या कई मेंबर जो है इसके बेनिफिट ले सकते हैं, तो नहीं, केवल एक मेंबर फैमिली का एलिजिबल होता है इस बेनिफिट के लिए। उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी मदद दी जाती है, SHG को भी मदद दी जाती है। अब इस स्कीम का फ्रेंड जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, जो मेन बेनिफिट है, वो है इसकी सब्सिडी। क्या होती है फ्रेंड, सब्सिडी अंडर प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब अगर अभी आप देखोगे तो आपको लगेगा कि वाकई सरकार बहुत ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड करती है। देखिए
ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब जो है ये आपके सिर्फ समझने के लिए है, ये सिर्फ समझने के लिए है। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर आपको कहीं रूरल एरिया दिख जाए तो आपको 10% ऐड करना है, अगर आपको स्पेशल कैटेगरी मिल जाए तो आपको 10% ऐड करना है। ये सिर्फ आपके समझने के लिए है, असली सब्सिडी जो है वो ये है फ्रेंड। देखिए ये जो टेबल है ये है सब्सिडी। देखिए जनरल कैटेगरी का अर्बन एरिया का कैंडिडेट है, मार्जिन हमने पहले ही डिस्कस कर लिया फ्रेंड्स, याद कीजिए मार्जिन की बात हमने यहाँ कर ली है, उसको मैंने दोबारा लिख दिया। देखिए मार्जिन में हमने कहा था जनरल कैंडिडेट के लिए 10% मार्जिन है और स्पेशल कैटेगरी के लिए 5% है। स्पेशल कैटेगरी में SC ST के लोग, वोमेन बेनिफिशियरी, हिल एरिया के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग आते हैं। ट्रांसजेंडर्स को जनरल कैटेगरी में रखा जाता है, इन्हें स्पेशल कैटेगरी में नहीं ट्रीट किया जाता है ट्रांसजेंडर को, ये ध्यान रखना। तो हमने मार्जिन की पहले ही बात कर ली है। तो देखिए अगर हम यहाँ ये टेबल में मार्जिन की यहाँ पर हम बात करें तो देखिए जनरल कैटेगरी है 10%, स्पेशल कैटेगरी है 5%, जनरल कैटेगरी है 10%, स्पेशल कैटेगरी है 5%। तो वो बात हमने पहले ही कर ली है, ये यहाँ पर पढ़ने का मुद्दा नहीं, हमारे लिए पढ़ने का मुद्दा ये चीज़ है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि अगर रूरल एरिया मिलेगा तो 10% जोड़ूंगा, स्पेशल कैटेगरी मिलेगी तो 10% जोड़ूंगा। अब शुरुआत यहाँ से करेंगे। अगर जनरल कैटेगरी का वो है बारोअर है और अर्बन एरिया में रहता है तो उसको जो है 15% सब्सिडी मिलती है। ध्यान दीजिएगा ये सब्सिडी कितनी है, 15% ऑफ प्रोजेक्ट कास्ट। मान लीजिए उसका प्रोजेक्ट 20 लाख रुपए का है, ठीक है, कितने का है 20 लाख रुपए का, तो 20 लाख रुपए का 15% हो जाएगा फ्रेंड 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए की सब्सिडी सरकार उसे देती है। क्लियर हो गई बात ये। तो प्रोजेक्ट की कास्ट कितनी है लोन के हिसाब से डिसाइड नहीं होता है। ध्यान दीजिए फिर से मैं कह रहा हूँ कि आपके जो प्रोजेक्ट आपने लगाया है, जो आपने बिजनेस खोला है, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अगर मान लीजिए आपने 10 ही लाख रुपए लगाया है, कितना लगाया हुआ है 10 लाख रुपए, तो आपको उसका 15% यानी 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी सरकार की तरफ से मिलती है। ठीक है, तो देखिए जनरल कैटेगरी अर्बन एरिया के लिए सब्सिडी कितनी है 15%। अब स्पेशल कैटेगरी अर्बन एरिया, देखिए एरिया ध्यान देना, ये चेंज होगा तभी हमें 10% ऐड करना है। अगर रूरल दिख जाए, स्पेशल कैटेगरी दिख जाए, तो देखिए हमें यहाँ जनरल कैटेगरी की जगह पर देखो स्पेशल कैटेगरी दिखी तो हम क्या करेंगे 10% जोड़ देंगे। तो 15 में 10% जोड़ा 25% हो गया। अब नीचे आए जनरल कैटेगरी वैसे ही रही, देखिए जनरल कैटेगरी वैसे ही रही, अब अर्बन एरिया की जगह पर रूरल एरिया जुड़ गया। तो जैसे ही रूरल एरिया जुड़ा हमने 10% फिर जोड़ दिया। समझ पा रहे हैं, इसी को मानदंड मानिए, मतलब ये मेन है। जनरल कैटेगरी अर्बन एरिया का 15% मेन है। अब इन्होंने क्या किया जनरल कैटेगरी की जगह पे स्पेशल कैटेगरी लगाई, देखिए बाकी सब कुछ सेम रखा। तो हमने क्या किया 10% इसी 15 में जोड़ दिया 25%। क्यों? क्योंकि स्पेशल कैटेगरी में हम 10% जोड़ते हैं, 25% हो गया। इसी तरीके से अब यहाँ इसमें और इसमें डिफरेंस देखिए, यहाँ जनरल कैटेगरी, यहाँ भी जनरल कैटेगरी, यहाँ अर्बन एरिया की जगह रूरल एरिया आ गया। तो मैंने आपसे कहा था रूरल एरिया आएगा तो 10% जोड़ेंगे। तो देखिए 15% में फिर 10% जोड़ दिया 25%। अब यहाँ आए तो इसको और इसको कंपेयर कीजिए, जनरल कैटेगरी की जगह स्पेशल कैटेगरी हो गई, 10% जोड़ना पड़ेगा। अर्बन एरिया की जगह रूरल एरिया हो गया, 10% और जोड़ना पड़ेगा। तो 15 तो था ही और 20 और जोड़ा हमने, 15 20 35% हो गया। मतलब ये मैं आपको याद करने के लिए कह रहा हूँ, केवल समझा रहा हूँ। अगर आपको सीधे ये वैल्यूज याद रहती हैं कोई दिक्कत नहीं है, सबसे अच्छा तो वही है कि आपको सारी वैल्यू याद रहें। फिर भी एक टेक्निक के तौर पे मैंने आपको बता दिया कि आपको ध्यान कैसे रखना है। देखिए सिंपल है, जनरल कैटेगरी अर्बन एरिया का 15% है। एक बार जो है मान लीजिए जनरल कैटेगरी, यहाँ देखते हैं जनरल कैटेगरी अर्बन एरिया का 15% है। अब मान लो जनरल कैटेगरी है अर्बन की जगह रूरल एरिया हो गया, तो रूरल एरिया हो गया तो 10% जोड़ दीजिए 25% हो जाएगा। करेक्ट है। अब मान लीजिए जनरल कैटेगरी की जगह आप स्पेशल कैटेगरी कर दीजिए, अर्बन एरिया ही रहने दीजिए। तो स्पेशल कैटेगरी किया, अर्बन एरिया वैसे ही रहने दिया, तो 15% तो हमारा पहले से ही फिक्स था और स्पेशल कैटेगरी का 10% और जोड़ दिया तो 25% हो गया। स्पेशल कैटेगरी अर्बन एरिया 25%। अब मान लीजिए ऐसा आता है कि स्पेशल कैटेगरी प्लस रूरल एरिया दोनों आप कर देते हो, तो स्पेशल कैटेगरी के लिए 10% जोड़ो और रूरल एरिया के लिए 10% जोड़ो, तो 15 और 20 35% हो जाता है। क्लियर हो गई बात ये फ्रेंड। देखिए यहाँ पर आई होप आपको क्लियर हो गया। तो देखिए 35% तक सब्सिडी मिलती है। तो अगर कोई स्पेशल कैटेगरी का है और ग्रामीण क्षेत्र से है तो उसको 35% तक की सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलती है। अब देखिए इसमें मैक्सिमम सब्सिडी कितनी मिल सकती है, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई मैक्सिमम सब्सिडी आपको कितनी मिल सकती है। तो ध्यान रखिएगा, देखिए प्रोजेक्ट की कॉस्ट मैक्सिमम कितनी हो सकती है। अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो मैक्सिमम 25 लाख, और अगर जो है सर्विस एरिया है, सर्विस इंडस्ट्री है तो 10 लाख हो सकती है। तो 25 लाख रुपए का 35% डिस्काउंट आपको मैक्सिमम मिल सकता है।
समझ पा रहे हैं? मैक्सिमम प्रोजेक्ट की कास्ट 25 लाख है और मैक्सिमम सब्सिडी 35% है। तो अगर 25 लाख रुपए का आप 35% निकालोगे तो 8,75,000 रुपये निकलेगा। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए चाहे 25 लाख रुपए का। और या आपसे पूछा जाए कि सर्विस इंडस्ट्री में मैक्सिमम कितना आपको सब्सिडी मिल सकती है, तो सर्विस इंडस्ट्री में मैक्सिमम कॉस्ट कितनी होती है प्रोजेक्ट की? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए का 35% अगर आपको डिस्काउंट मिलेगा तो 3.5 लाख रुपए का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है। किसमें? या सब्सिडी मिल सकती है सर्विस इंडस्ट्री के केस में। ओके, ये ओवरऑल कहिए चाहे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में 8,75,000 रुपये। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के तहत कोई भी व्यक्ति मैक्सिमम कितनी सब्सिडी पा सकता है? तो 8,75,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। 8,75,000 हमने कैसे कैलकुलेट किया? मैक्सिमम प्रोजेक्ट की जो कास्ट हो सकती है 25 लाख रुपये हो सकती है और मैक्सिमम सब्सिडी 35% की मिलती है। तो 25 लाख रुपये का 35% सब्सिडी निकालने पर 8,75,000 ही आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा करता हूं कि जा करके जो है 25 लाख रुपए का प्रोजेक्ट दिखाता हूं और उसमें से 8,75,000 रुपये का मुझे जो है सब्सिडी मिल गई, तो बाकी का जो है पैसा ले करके मैं भाग जाता हूं। तो भाग जाने के लिए भी सरकार ने जुगाड़ लगा रखा है। देखिए क्या, सब्सिडी एज एफडी। गवर्नमेंट क्या करती है? सब्सिडी शुड बी केप्ट एज टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट या एफडी, है ना। जो आपको सब्सिडी मिलेगी उसको बैंक जो है एफडी के तौर पर रख लेगा 3 साल के लिए एट द ब्रांच इन द नेम ऑफ बेनिफिशियरी और इंस्टीट्यूशन। जिस संस्था के नाम से आपने लोन लिया है या जिस बेनिफिशियरी ने लोन लिया है उसके नाम पर एफडी बना दी जाती है जो भी सब्सिडी आती है। मान लीजिए 8,75,000 रुपये की सब्सिडी आई तो ये बन गई एफडी उठा करके 3 साल के लिए। ध्यान रखिएगा 3 साल के लिए एफडी बन गई। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ? आप भाग नहीं पाओगे भाई, सीधी सी बात है। अब 3 साल के लिए आपका पैसा फंस गया, ठीक है। और एक और बात होती है कि ये जो 8,75,000 रुपये की या जो भी सब्सिडी आपकी आई थी उस पर जो एफडी बनी है सरकार उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं देती है। कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। नो इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट कहिए या एफडी कहिए। नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन लोन डिसबर्स टू करस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑफ टीडीआर, ठीक है। अब मान लीजिए बैंक ने आपको 10 लाख रुपए का लोन दिया, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए का लोन दिया, उसमें से 2 लाख रुपए की सब्सिडी आ गई, ठीक है। तो 2 लाख रुपए की सब्सिडी एफडी बन करके रख गई गवर्नमेंट के यहाँ, मतलब बैंक में ही 2 लाख रुपए की एफडी रख गई। तो मिला आपको कितना? 8 लाख रुपए, ठीक है। इस 2 लाख रुपए की एफडी पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा 3 साल तक, ठीक है। उसके बाद में अब आपको क्या 10 लाख रुपए पर जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा इन लोन का या 8 लाख रुपए पर देना पड़ेगा? भाई जब मैं 2 लाख रुपए पा ही नहीं रहा हूँ, बैंक के पास एफडी है, उस पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा है, तो मैं लोन का मतलब इंटरेस्ट क्यों चुकाऊंगा? तो उस केस में क्या होता है कि 10 लाख रुपए जो बैंक ने लोन दिया है उसमें से 2 लाख रुपए जो आपका सब्सिडी हो जाती है, तो जो बचता है 8 लाख रुपए इसी पर ही इंटरेस्ट देना पड़ता है। क्लियर रखिए इस बात को, मैंने जो आपको समझाया। क्लियर हो गई ये बात या नहीं हो पाई? देखिए आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया, उसमें से सरकार ने 2 लाख रुपए की सब्सिडी आपको वापस कर दी। वो सब्सिडी आपको मिली नहीं, क्यों? क्योंकि वो एफडी बन गई 3 साल के लिए। कितने समय के लिए? 36 महीने या 3 साल के लिए एफडी बन गई जिस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलना है, 0% इंटरेस्ट मिलना है। तो एक्चुअल में आपको कितने रुपए मिले? 8 ही लाख रुपए तो मिले। तो जो 8 लाख रुपए अभी मिले हैं इसी पर ही इंटरेस्ट आपको पे करना होता है, पूरे 10 लाख रुपए के लोन पर इंटरेस्ट नहीं पे करना होता है। यही बात मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करनी थी, ठीक है। उसके बाद में आता है ईडीपी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो जो भी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के बेनिफिशियरी होते हैं फ्रेंड, उनको जो है मतलब बिजनेस की समझ जानने के लिए, बिजनेस कैसे चलता है, कैसे क्या चीज़ें करनी होंगी, उन सभी बातों को समझाने के लिए ईडीपी प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट द्वारा। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम दिया जाता है। क्या बोलते हैं इसे? ईडीपी पूछा जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम दिया जाता है जिसमें जो पीएमईजीपी के बेनिफिशियरी होंगे उनको जो है बुला करके ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे समझ लीजिए वर्कशॉप करवाई जाएगी जहां पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप ये बिजनेस कैसे करोगे। ओके, तो इसमें भी गाइडलाइन होती है कि अगर प्रोजेक्ट की कास्ट 10 लाख रुपए तक है तो कम से कम 5 दिन की ट्रेनिंग, और अगर 10 लाख से ज़्यादा का प्रोजेक्ट कास्ट है तो कम से कम 10 दिन की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? ईडीपी। फुल फॉर्म पूछा जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इसे कहते हैं पीएमईजीपी के लिए। तो अगर 10 लाख रुपए तक प्रोजेक्ट है आपका तो कम से कम 5 दिन की ट्रेनिंग, अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा का जो है प्रोजेक्ट है तो कम से कम 10 दिन की ट्रेनिंग आपको मिलनी चाहिए एटलीस्ट, है ना। जो ऑनलाइन पोर्टल है ईडीपी ट्रेनिंग के लिए उसे समाधान पोर्टल भी कहा जाता है। देखिए अभी कोविड की वजह से क्या हुआ कि ईडीपी जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसमें क्लासरूम नहीं लगाई जा सकी, वर्कशॉप नहीं लगाई जा सकी, तो उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की ट्रेनिंग देने के लिए ऑनलाइन पोर्टल डेवलप किया गया है और उसका नाम समाधान पोर्टल है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या नाम है? समाधान पोर्टल है।
Banks are advised by IBA to extend collateral free loan up to 10 lakh to unit already financed under प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। कोविड को देखते हुए IBA ने, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने ये कहा है कि जिन यूनिट को आपने प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत लोन दे रखा है उनको फर्दर आप 10 लाख रुपए तक का कोलेटरल फ्री लोन दे सकते हैं, देना चाहिए, ऐसी एडवाइजरी जारी की गई है, ध्यान रखिएगा। IBA ने क्या कहा है कि अगर आपने PMEGP के तहत पहले ही लोन दे रखा है तो उसको आप 10 लाख रुपए तक का कोलेटरल फ्री लोन फिर से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में इसकी जो एजेंसी है खादी एवं विलेज है ना, खादी एवं विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है उसने कहा है कि अब हम 500 रुपये चार्ज करेंगे हर एक बेनिफिशियरी से जिनका लोन सैंक्शन हो जाएगा। बस मतलब जो है ये प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत अब खादी एवं विलेज इंडस्ट्री जो है 500 रुपये की फीस लेती है। तो क्या सबसे लेगी? अगर मैं अप्लाई करूं तो तुरंत ही मुझसे 500 रुपये ले लेगी? तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपका लोन PMEGP के तहत सैंक्शन हो जाएगा, यानी आपको लोन मिल जाएगा, तो 500 रुपये आपको देने पड़ेंगे खादी एवं विलेज इंडस्ट्री को। अगर लोन नहीं आपने अप्लाई किया और आपको लोन नहीं मिला तो आपको ये 500 रुपये पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आपका लोन सैंक्शन होगा तो KVIC की जो फीस है ₹500 है फ्रेंड्स। ओके, ध्यान रखिएगा। तो सभी महत्वपूर्ण बातें जो भी या लेटेस्ट चेंजेस जो भी थे इसमें वो मैंने यहाँ पर कवर कर दिए हैं फ्रेंड्स आपको प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के तहत। एक बार बहुत तेजी के साथ देखते हैं। PMEGP का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम। ये स्कीम 2008 में आई थी और 2 स्कीमों को मर्ज करके इसे बनाया गया था, PMRY प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना को और REGP रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को। इसका उद्देश्य होता है एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन करना रूरल और अर्बन एरियाज में। इसकी जो मिनिस्ट्री है MSME मिनिस्ट्री है। इसकी जो नोडल एजेंसी है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, वो खादी एवं विलेज इंडस्ट्री कमेटी है, KVIC कहा जाता है। मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए 25 लाख और सर्विस एरिया के लिए 10 लाख होती है। अब देखिए, एजुकेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में अगर आपकी इंडस्ट्री 10 लाख से ऊपर की है तो 8वीं पास होना चाहिए, और अगर जो है सर्विस एरिया में 5 लाख से ऊपर का आपका प्रोजेक्ट है तो भी 8वीं पास होना चाहिए। ठीक है। मार्जिन कितना लाना पड़ेगा? तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 10% मार्जिन अरेंज करना है। स्पेशल कैटेगरी के कैंडिडेट को 5% मार्जिन अरेंज करना पड़ता है। इसमें स्पेशल कैटेगरी में SC ST वुमेन, हिल एरिया के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग आते हैं। ट्रांसजेंडर को जनरल कैटेगरी में ही ट्रीट किया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। कोलेटरल सिक्योरिटी कितनी चाहिए? तो 10 लाख रुपए तक का लोन अगर आप प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में लेते हैं तो कोई कोलेटरल की जरूरत नहीं होती, कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती है। रीपेमेंट 3 से 7 साल के बीच में किया सकता है। मोरेटोरियम पीरियड जो है बैंक जैसा चाहे वैसा रख सकता है। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो कम से कम आपकी एज 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, 18 साल से ज़्यादा की एज होनी चाहिए। इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं है, केवल नए प्रोजेक्ट को फाइनेंस दिया जाता है, पुराने प्रोजेक्ट को नहीं दिया जाता है। एजुकेशन का कोई नॉर्मली क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन यदि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 10 लाख से ज़्यादा की प्रोजेक्ट कास्ट वाली है तो 8वीं पास होना चाहिए, और अगर सर्विस इंडस्ट्री जो है 5 लाख से ज़्यादा कास्ट वाली है तो भी 8वीं पास होना चाहिए। फैमिली मेंबर में सिर्फ एक ही फैमिली मेंबर को ये इसका बेनिफिट मिलता है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप भी जो है इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। सब्सिडी की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी अर्बन एरिया के लिए 15% सब्सिडी है। स्पेशल कैटेगरी अर्बन एरिया के लिए, देखिए वहाँ पर एग्जाम में कंफ्यूज हो गए आप, स्पेशल कैटेगरी अर्बन एरिया, तो अर्बन एरिया सेम रहा, जनरल कैटेगरी या स्पेशल कैटेगरी हुई तो उसी जगह पर 15 और 10 25 हो गया। उसके बाद में जनरल कैटेगरी अर्बन एरिया को फिर दिमाग में रखिए, यहाँ देखिए जनरल कैटेगरी वही रही लेकिन अर्बन एरिया की जगह रूरल एरिया हो गया, तो 15 की जगह पे 10 जोड़ करके 25 कर दिया। उसके बाद में इसको फिर से दिमाग में रखिए और स्पेशल कैटेगरी रूरल एरिया लीजिए। देखिए जनरल की जगह स्पेशल कैटेगरी हो गई तो 10% जोड़ना पड़ गया। उसके बाद में यहाँ अर्बन एरिया की जगह रूरल एरिया हो गया तो फिर से 10% जोड़ना पड़ गया, तो 15 10 25 10 35 हो गया, 35% आपको सब्सिडी मिलती है। तो याद रखिएगा, जनरल कैटेगरी अर्बन एरिया 15%, स्पेशल कैटेगरी अर्बन एरिया 25%, जनरल कैटेगरी रूरल एरिया 25%, स्पेशल कैटेगरी रूरल एरिया 35% होता है। ध्यान जैसे भी आप रख सको रखो। मैक्सिमम जो है आपको सब्सिडी कितनी मिल सकती है? तो आपको 8,75,000 रुपये मिल सकती है, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट की मैक्सिमम कास्ट 25 लाख रुपए हो सकती है, और 25 लाख रुपए का मैक्सिमम 35% आपको डिस्काउंट मिलेगा या सब्सिडी मिलेगी, तो ये 8,75,000 रुपये होता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सर्विस इंडस्ट्री में आपको मैक्सिमम कितना डिस्काउंट मिल सकता है या कितनी सब्सिडी मिल सकती है, तो सर्विस इंडस्ट्री की कोई भी फैक्ट्री आप जो लगाओगे वो मैक्सिमम 10 लाख रुपए प्रोजेक्ट कॉस्ट की हो सकती है, और उस पर अगर आपको 35% का डिस्काउंट मिलेगा तो 3.5 लाख रुपए का मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल सकता है। ध्यान रखेंगे, जो पैसा है जो आपको सब्सिडी मिलती है उसे FD के तौर पर रख दिया जाता है बैंक में, 3 साल के लिए रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, 3 साल के लिए बैंक जो है FD बना करके रख लेता है। उसके बाद में इस FD पर कोई इंटरेस्ट आपको नहीं पे किया जाता है, इस FD पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे किया जाता है, और आपको जो लोन पर इंटरेस्ट लगता है वो इस FD अमाउंट को घटा करके लगता है। ओके,
उसके बाद में PMEGPY के तहत जो है एंटरप्रेन्योर को अच्छे से डेवलप करने के लिए EDP प्रोवाइड किया जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाता है। इसके तहत अगर प्रोजेक्ट की कास्ट 10 लाख रुपए तक है तो कम से कम 5 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, और 10 लाख रुपए से ज़्यादा का प्रोजेक्ट है तो कम से कम 10 दिन की एटलीस्ट 10 डेज की ट्रेनिंग आपको दी जाती है। EDP एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की ट्रेनिंग के देने के लिए जो ऑनलाइन पोर्टल है उसका नाम समाधान पोर्टल है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कोविड को देखते हुए IBA ने, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने कहा है कि अगर आपने पहले से ही PMEGPY के तहत किसी को लोन दे रखा है तो उसको कोलेटरल फ्री 10 लाख रुपए तक का कोलेटरल फ्री लोन फिर से दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फीस कितना लेता है KBIC? अगर आपको PMEGP के तहत जो है लोन सैंक्शन हो जाता है, आपको लोन मिल जाता है तो 500 रुपये फीस पर जो है कैंडिडेट या पर बेनिफिशियरी 500 रुपये फीस लेता है खादी एवं विलेज इंडस्ट्री। ठीक है फ्रेंड, तो इसी के साथ में प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम आपका यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू सो मच।